समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है नेत्रदान के बारे में भ्रांतियों को दूर करना। आंखों पर कवियों और साहित्यकारों ने बहुत कुछ लिखा है। कहते हैं आंखों से कीमती कोई रत्न नहीं और नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं। सोचकर डर लगता है कैसी होगी वो दुनिया जहां कोई रंग नहीं, आकार नहीं। दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार की दुनिया से निकालकर रोशनी के उजाले में लाने की सोच और उम्मीद के साथ हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस बार इस पखवाड़े की थीम है हर दिन के नायक। पखवाड़े का उद्देश्य यही है, संकल्प लें, अंधेरी दुनिया में रोशनी बिखेरने के लिए आगे आएं। आज हम इस कार्यक्रम में इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। नेत्रदान के महत्व पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल आई बैंक के अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टर आरपी सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता जैन और नम्रता शर्मा और नेशनल आई बैंक के प्रभारी और आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में नेत्रदान और इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 23717117 और 233144444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो डॉक्टर नम्रता, पहले आपसे शुरू करते हैं। नेत्रदान के बारे में कौन कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं? क्या कोई बीमारी, उम्र या कोई अन्य ऐसा कारण है जो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? तो अगर नेत्रदान के बारे में बात करें तो सभी उम्र के व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं और जब भी हमारे पास कॉल आती है तो हम पहुंच के आयु उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है जी। तो चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ी उम्र के कोई व्यक्ति हो, सभी प्रकार के लोग या उनका कोई आंख में ऑपरेशन हो, सभी प्रकार के लोग नेत्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि हम सबके जो कॉर्नियाज होते हैं वो यूज न कर पाए, क्योंकि हम अपनी तरफ से भी एक क्वालिटी चेक करते हैं, क्योंकि हम टेस्ट वगैरह करते हैं और जब हमें पाया जाता है कि सब टेस्ट नॉर्मल हैं तभी हम कॉर्नियाज लेते हैं। जो लोग नेत्रदान जिनके हम नहीं ले पाते वो होते हैं कि जिनके हेड और नेक मैलिग्नेंसीज हो या कैंसर्स हो, यानी कि सिर के और गर्दन के ऊपर जितनी भी हमारे कैंसर्स होते हैं उन लोगों का नहीं ले पाते। दूसरा, अगर इन्फेक्शन हो तो नहीं ले पाते, और तीसरा, अगर ब्लड में कैंसर हो तो वो नहीं ले पाते। बाकी सभी के ले सकते हैं। आप दोनों ही डॉक्टर आई बैंक से जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर राजेश सिन्हा, बेसिकली आई बैंक क्या है? यहाँ पर कॉर्नियाज जो लेते हैं वो कलेक्ट करते हैं? जी हाँ, आई बैंक एक तरह का बैंक ही है जिसमें कि जो कॉर्निया रिट्रीव करते हैं हम डोनर से, जिनकी मृत्यु हो जाती है और उसमें जो नेत्रदान जिनके परिवारजन करते हैं उनका, तो वो वहां से रिट्रीव करके वो उसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती है, जो एक प्रोसीडियर होता है वो करके वो सारा कुछ हम आई बैंक में करते हैं और आई बैंक में उसे स्टोर करते हैं। एक मीडियम होता है जिसको स्टोरेज मीडियम कहते हैं, अलग अलग तरह के मीडियम होते हैं, उसमें हम उस आंख को, पुतली को रखते हैं और स्टोर करते हैं ताकि जैसे ही किसी मरीज को जरूरत हो तो हम उसे इस्तेमाल कर सकें। दिल्ली से संजय बख्शी जी का एक सवाल है, जानते हैं। जी संजय, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैम, मैं संजय बख्शी नथुपुरा बुराड़ी दिल्ली से
आपसे बात कर रहा हूँ, दृष्टिबाधित हूँ मैं। जी, स्वागत है। मेरा प्रश्न ये है कि आई डोनेशन की प्रक्रिया क्या है, और जिसको डोनेट करते हैं आई डोनेट, तो उससे कोई वीकनेस तो नहीं आती? आई डोनेशन प्रक्रिया भी पूछ रहे हैं, और वीकनेस, आई डोनेशन क्या कोई जीवित व्यक्ति कर सकता है? जी नहीं, जीवित व्यक्ति से आई डोनेशन नहीं कराते हैं। जिनकी मृत्यु हो गई हो उन्हीं का आंख लेते हैं, और उससे कोई, क्योंकि मृत्यु हो गई है तो कमजोरी जैसी कोई चीज तो है नहीं, पर एक ये कहा जाता है, एक भ्रांति है कि उनका चेहरा विकृत हो जाएगा, उनका चेहरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक कैप होता है जो हम पूरी आंख हम नहीं निकालते, हम आगे का जो की पुतली होती है और उसके साथ थोड़ा एक पोर्शन स्क्लीरा जो व्हाइट सा होता है वो निकालते हैं, और उसके ऊपर हम एक कैप लगाते हैं और पलक को बंद कर देते हैं, और वो जरा भी चेहरे का वो पता नहीं लगता कि वो उसमें से डोनेशन हुआ है। तो ये तो संजय जी पूछ रहे हैं, जिनको लगा उनको कुछ जो एक वीकनेस वाला सवाल पूछ रहे हैं, शायद ये उनके लिए भी पूछ रहे होंगे। जी नहीं, जिनको भी अगर लगा तो उनके हम कई कारणों के लिए करते हैं, जैसे कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर है और वो एंटीबायोटिक्स दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम पुतली बदलते हैं। दूसरा, नजर लाने के लिए करते हैं, जैसे किसी की आंखों में रोशनी कम हो गई है, पुतली सफेद हो गई है, तो क्योंकि ये पुतली ट्रांसपेरेंट होती है और पुतली सफेद होने के कारण आंखों के अंदर वो रेज नहीं जा पाती, इमेज नहीं बन पाता, तो उसके लिए हम एक साफ, एक क्लियर पुतली हमें चाहिए। तो वो जो डोनर कॉर्निया होता है, जो पुतली होता है, हम उसमें ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और मरीज देख पाता है, और उस दुनिया के रंग और जो खूबसूरती है प्रकृति की उस सब को देख पाता है। जयपुर से प्रमोद जी का एक सवाल है, जानते हैं। जी प्रमोद जी, स्वागत है। जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरा एक निवेदन था कि अगर ये मोक्ष धाम में जहाँ पंपलेट और इस तरह से पोस्टर चिपका के जागरूकता प्रोग्राम फैलाया जाए नेत्रदान और अंकदान के लिए, तो एक निवेदन। दूसरा क्वेश्चन था कि जब तक कोई टीम आती है तब तक हमें क्या प्रिकॉशनरी रखना चाहिए जिससे कि सही कॉर्निया मिल सके। डॉक्टर नम्रता, पहले तो ये, क्योंकि अभी हम पखवाड़ा मना ही रहे हैं, आज ही आखिरी वो है, 8 तारीख तक मनाते हैं, तो जो जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं या अभियान चलाते हैं उसी के बारे में जो इनका सुझाव है। जो आपका सुझाव है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने सही कहा कि जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है या जहाँ पे मोक्षदान के लिए हम लेके जाते हैं डिजीज्ड को या बॉडी को, अगर हम वहाँ पे प्रमोशन करें इसका तो जरूर असर पड़ेगा। दूसरा इनका सवाल था कि जो है हमें क्या करना चाहिए अगर मिंद्रा टीम जितनी देर में टीम पहुंचती है। तो जनरली जब भी आपका ऐसा मन है कि आपका जो रिलेटिव है या आपके जो जानने वाले हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं उनका नेत्रदान करना चाहते हैं, तो आपको जो नियरेस्ट आई बैंक है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप ऐसा चाहते हैं। और जैसे ही आप इन्फॉर्म करते हैं आई बैंक को, तो आई बैंक में एक टीम होती है जो कि 24 घंटे ड्यूटी पर होती है, 365 दिन साल के। तो वो टीम तुरंत ही तैयार हो जाती है, उसमें टेक्नीशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और ड्राइवर के साथ वो जो भी आइस बॉक्स वगैरह लेके आना होता है ताकि आइस खराब ना हो रास्ते में, वो लेके तुरंत ही आपके पास आ जाएंगे। जब तक वो टीम आती है तब तक ये जरूरी है कि आप जो आंखें हैं उनको बंद कर दें ताकि आइस ड्राई ना होए, और ऊपर अगर उसको बहुत ज्यादा ऐसी जगह ना रखें जहाँ की टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ज्यादा गर्म जगह पे बॉडी ना रखें, ठंडी जगह पर रखें, थोड़ी ठंडी जगह पर रखें, और पंखा चला सकते हैं लेकिन आंखों को जरूर बंद कर दें ताकि वो ड्राई ना हो, और क्योंकि ड्राइनेस से कॉर्निया खराब होने का डर रहता है। पुणे से श्रीपद जी का एक सवाल है। जी श्रीपद जी। हाँ जी, हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? नमस्ते। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरा रेटिना का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे लिए कोई यदि नेत्र दान करता है तो इसका कोई उपयोग हो सकता है क्या?
मेरा सवाल है जी। डॉक्टर सिन्हा, इन्होंने रेटिना का बोला है, या किसी का अगर कैटरैक्ट हुआ है या कोई और सर्जरी हुई है तो वो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे जो होते हैं जिनका कोई भी आंखों का पहले ऑपरेशन हुआ है, अगर उनकी पुतली सही है तो उस पुतली का काफी अच्छा इस्तेमाल होके और किसी को रोशनी दी जा सकती है, तो जरूर करें और जरूर प्लेज करें आगे आई डोनेशन के। एक प्लेज फॉर्म होता है? जी हाँ, बिल्कुल। हर आई बैंक में प्लेज फॉर्म होता है, प्लेज कार्ड होता है। प्लेज फॉर्म भरने के बाद प्लेज कार्ड जिन्होंने प्लेज फॉर्म भरा है उन्हें मिल जाता है। तो ये प्लेज करें, और पर्दे के ऑपरेशन से, रेटिना के ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पुतली का दान कर सकते हैं। और जरूरी है प्लेज का अपने घर परिवार को भी बताएं कि हमने ये प्लेज किया हुआ है। जी हाँ, वो जरूर बताएं, और घर परिवार के लोग भी उनके उस निर्णय का आदर करें, सम्मान करना चाहिए, उस निर्णय का सम्मान करें, और उनकी आईज डोनेट करें, ताकि किन्हीं कुछ मरीजों को जिनको की पुतली की खराबी है उनको रोशनी मिल सके। कुछ मरीज कह रहे हैं डॉक्टर नम्रता, अगर एक व्यक्ति नेत्रदान कर रहे है तो कितने लोगों के जीवन में उजाला ला सकता है? अगर एक व्यक्ति ने नेत्रदान किया है तो आजकल हम जिस तरह से या जिस टेक्निक से कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वो बदल गया है। पहले हम लेयर बाय लेयर नहीं करते थे, लेकिन जो कॉर्निया है या पुतली है उसमें 6 लेयर होती हैं जी। तो आजकल हम जिसमें विकार होता है लेयर में, केवल उसी को रिप्लेस करते हैं। इसलिए अगर एक व्यक्ति दान करे तो हम एक कॉर्निया से करीब 3 लोगों को नजर दे सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने अगर दान किया है तो हम 6 लोगों की नजर वापस ला सकते हैं जी। यानी आपने कॉर्निया दान किया है और 6 लोगों के जीवन में आप उजाला ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं। मथुरा से महेंद्र चौधरी जी जुड़े हैं कार्यक्रम से, उनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मैं चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी, मेरा सवाल है, जैसे कि व्यक्ति खत्म हो गया, एक मृतक व्यक्ति की रोशनी कै घंटे तक जिंदा रह सकती है, वो रोशनी कितनी देर तक बनी रहती है, और इसकी सूचना कहाँ दी जाए और कैसे दी जाए, वो टीम कैसे आएगी, इस विषय में थोड़ी जानकारी दें। डॉक्टर नम्रता, आधे सवाल का तो आपने अभी जवाब दिया था, लेकिन जो पहला सवाल इन्होंने पूछा कि मृत्यु के कितनी देर बाद नेत्रदान की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए? नेत्रदान की प्रक्रिया तो जल्द से जल्द शुरू हो जाए तो अच्छा है, पर अगर ये थोड़ा सा सीजन पे भी डिपेंड करता है, पर बाय एंड लार्ज 24 घंटे के अंदर अगर हमें ये बता दें कि ऐसी इनकी मंशा है तो उनके कॉर्नियाज लिए जा सकते हैं। तो कोई ये फोन नंबर वगैरह होता है, कोई जनरल फोन नंबर हो जहां पे कोई जनरल फोन नंबर तो नहीं होता इसका। पहले जनरल फोन नंबर होता था, लेकिन जब से मोबाइल्स वगैरह आए तब से नहीं होता। तो उसमें बस यही है कि जो भी आपका नियरेस्ट आई बैंक है या हॉस्पिटल है, आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या मेडिकल कॉलेज है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और वो आपको जो है वो तुरंत ही लेने आ जाएंगे। तो आंखों का कौन सा भाग, क्या सिर्फ कॉर्निया है जो दान कर सकते हैं, या और भी कोई पार्ट होता है जिसका नेत्रदान कर सकते हैं? हम कॉर्निया ही लेते हैं ज्यादातर। अगर कहा जाए तो 80 to 90% हम कॉर्निया लेते हैं, जो कि काली पुतली जो हमें सामने से दिखती है वो होती है। लेकिन कई बार हम स्क्लेरा भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर किसी में किसी वजह से स्क्लेरा का विकार है या स्क्लेरल डिफेक्ट है, जो कि व्हाइट पोर्शन होता है या सफेद वाला भाग होता है, तो वो भी हम रिप्लेस हमें करना होता है, तो हम वो भी ले लेते हैं। हरिद्वार से रवि ज्वालिया हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनका एक सवाल है, जानते हैं। जी रवि जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम जी। गुड इवनिंग जी। मैं जानना चाहता हूँ मैम जी, जैसा कि हमें नेत्रदान करने का शपथ पत्र देना है, वो सरकारी अस्पताल में जमा किया जा सकता है क्या? और दूसरा, मेरे परिवार को पता लगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो जो शपथ पत्र लिया है डॉक्टर राजेश सिन्हा, कहाँ जमा करना होगा, और परिवार को तो ये खुद ही बताएंगे। जी हाँ, तो ये जो शपथ पत्र है, प्लेज कार्ड है, जो फॉर्म है, वो किसी आई बैंक में ही जमा करेंगे और अपने परिवार वालों को बताएंगे कि उन्होंने शपथ ली है नेत्रदान की, और अपने परिवारजनों से वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके
जो इच्छा है, उनकी जो उनका निर्णय है, उसका सम्मान किया जाए और उनकी मृत्यु के बाद उनकी नेत्र दान किया जाए। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम नेत्रदान के बारे में भ्रांतियों को दूर करना इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं नेशनल आई बैंक की अध्यक्ष और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टर आरपी सेंटर की प्रोफेसर डॉक्टर नम्रता शर्मा और नेशनल आई बैंक के प्रभारी और आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा। हरियाणा हिसार से राजेंद्र जी का एक सवाल है, जानते हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। जी राजेंद्र जी। लवली निगम जी को नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल दान की हुई आंख किन किन को लग सकती है और नहीं लग सकती, इसके बारे में जानना था। और दूसरा, जैसे आज विषय भी है भी घर के सदस्यों को भ्रांति दूर करना जी, उनका भ्रांति दूर ना हो तो कुछ मानते हो कुछ नहीं मानते हो, तो इसके बारे में क्या सलाह दी और क्या दी जाती है। नमस्कार। डॉक्टर राजेश सिन्हा ने अभी बताया था। डॉक्टर नम्रता जी। तो पहला इनका सवाल था कि जो है किस व्यक्ति को हम ये इसके लिए हम कॉर्निया यूज कर सकते हैं। तो आंख की नजर कई वजहों से जा सकती है, जैसे अगर कॉर्निया या पुतली पे विकार हो या रेटिना या पर्दे पे विकार हो या नस खराब हो या ग्लूकोमा हो जिसमें नस खराब हो जाती है, तो जो पुतली होती है वो सिर्फ उन्हीं में हम यूज कर सकते हैं और उन्हीं को फायदा करेगी जिसमें पुतली पे विकार हो। जैसे पुतली पे चोट आ जाए वो सफेद हो जाए, या उसमें इन्फेक्शन हो जाए वो सफेद हो जाए, या किसी और कारणवश पुतली के ऊपर पुतली जो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वो बिल्कुल सफेद हो जाए और उसमें रोशनी ना जा सके, तो ना तो आप देख पाएंगे कि उसके पीछे क्या है और ना ही कोई नेत्र विशेषज्ञ भी देख पाएगा कि उसके पीछे क्या है। तो ऐसे सभी केसेस में जिसमें कि जो पुतली है वो वाइट हो जाती है या सफेद हो जाती है, उन केसेस में हम कॉर्निया का या पुतली का प्रत्यारोपण कर सकते हैं जी। लेकिन अगर किसी का पर्दा खराब है या किसी की नस खराब है तो उसमें अगर हम उसका कॉर्निया भी चेंज कर दें तो भी बहुत फायदा नहीं होने वाला है। और अगर जो जन्म से दृष्टिबाधित है, अगर जन्म से दृष्टिबाधित है तो भी उसमें कॉर्निया की वजह से अगर वो है तो फिर, क्योंकि कई ऐसे रोग होते हैं पुतली के जो कि जन्मजात ही हैं जी। और अगर वो ठीक टाइम से हमें पता चल जाए तो वो हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से या प्रत्यारोपण से ठीक कर सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जो भ्रांतियों की बात हो रही थी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ये है, एक भ्रांति होती है जिसका आपने जिक्र किया कि चेहरा विकृत हो जाता है, और एक मिथ ये भी है कि अगर इस जन्म में हम अपना कोई बॉडी पार्ट डोनेट करते हैं, आंख या कुछ और, तो शायद अगले जन्म में उसके बिना हम जन्म लेंगे। जी, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाता है और अगले जन्म में तो एक आपको नया शरीर मिलता है जी। तो इसीलिए उस नए शरीर का इस पुराने शरीर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो यहीं रह गया, या तो उसका दाह संस्कार कर दिया गया, या तो अग्नि को दे दिया गया, या फिर उन्हें दफन कर दिया गया, जो भी किया गया, शरीर तो यहीं रह गया, उसका हिस्सा जो भी है वो यहीं रह गया। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और इसका कोई लेना देना नहीं है आपके अगले जन्म में ब्लाइंड होने का या। तो ये बहुत जरूरी है कि ये मिथ जो लोगों के बीच में है उसको दूर किया जाए कि ऐसा कुछ नहीं होता, चेहरा भी विकृत नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे एक छोटी सी कैप लगा दी जाती है। जी हाँ। दिल्ली से एमके चौधरी का एक सवाल है, जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी एमके चौधरी जी, नमस्कार। हेलो। लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। तो डॉक्टर नम्रता, जिनका आंखों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, कब तक प्रभावी रहता है? ये लाइफ लॉन्ग रहता है? 90% केसेस में या 90 to 95% केसेस में, यानी कि 90 से 95% केसेस में तो ये सक्सेसफुल होता है जी। और ये पूरी जिंदगी भर के लिए ही रहता है। इसमें ये जरूर है कि शुरू में थोड़ा ज्यादा आना पड़ता है दिखाने के लिए, फॉलोअप विजिट पे, या अपने नेत्र विशेषज्ञ को जिन्होंने भी कॉर्निया प्रत्यारोपण किया है, या अपने नियरेस्ट जो भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं या नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनको शुरू में तो आपको महीने पे या 3 महीने पे या 6 महीने पे दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद हम बोलते हैं कि आप हर साल पे फॉलोअप करें।
जी। क्योंकि इसका रिजेक्शन हालांकि जो कॉर्निया होता है उसका बहुत कम होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी ना हो। ये एक बार लगा दिया तो रिजेक्शन ना हो और वो चल जाए, और ज्यादातर ये ऑलमोस्ट सभी का चल जाता है। कुछ सावधानी या एहतियात बरतनी होती है? तो सावधानी यही होगी कि आप चोट वगैरह से बचें, और जो भी ड्रॉप्स दिए हैं हम इसमें स्टेरॉइड 1 ड्रॉप जरूर देते हैं जी। ऑपरेशन करने के बाद वो बस डालते रहें, फॉलो अप करें, और वो ड्रॉप 1 डालना होता है दिन में ताकि रिजेक्शन ना हो। मध्य प्रदेश से राशिद अहमद का एक सवाल है, जानते हैं। राशिद जी, स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। नमस्ते मैम, नमस्ते जी। सवाल मैं ये निवेदन, एक छोटे छोटे निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोगों की आंख का कलर ब्लैक, कुछ लोगों का ब्राउन, कुछ लोगों का ब्लू होता है जी। तो नेत्रदान में इसका कोई विशेष रोल रहता है क्या? कुछ चीजें इसमें विशेष रूप से देखी जाती हैं क्या? एक बात। दूसरी चीज, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में अगर थोड़ा सा बता देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर नम्रता, जो कलर कह रहे हैं कि कुछ बुरी आंखें होती हैं, कलर का तो नेत्रदान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कलर होता है वो एक हमारे आंख में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं आइरिस, तो वो कलर उसकी वजह से होता है। और जो पुतली होती है वो आइरिस के ऊपर लगी होती है, जैसा कि मैंने कहा कि एक पारदर्शी है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि खिड़की का शीशा होता है वैसे क्लियर होती है वो। तो उसके पीछे अगर ब्राउन है या ब्लू है या हरा है या नीला है या कत्थई रंग का आइरिस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बदलता नहीं है। अगर हम पुतली बदलेंगे तो जो आंख का रंग है वो वही रहेगा, आंख का रंग बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और एक और ये इन्होंने दूसरा सवाल पूछा स्टेम सेल का, तो स्टेम सेल थेरेपी जो है वो जिन लोगों में कॉर्निया इफेक्ट होता है या पुतली इफेक्ट होती है, स्टेम सेल थेरेपी उनमें काफी सफल है। स्पेशली ऐसे केसेस में जिनमें कि केमिकल इंजरी हो गई है या चूना से, जैसे लोग चूना खाते हैं, चूना आंख में चला जाता है उससे, या एसिड एल्कली कोई इंजरी हो गई है, तो जो भी केमिकल इंजरी होती है या इवन थर्मल इंजरी जैसे पटाखों से हो गई या किसी इंडस्ट्री में हो गई वो इंजरी, उन केसेस में स्टेम सेल थेरेपी का काफी रोल होता है, क्योंकि उसमें लिम्बल स्टेम सेल्स जो है वो खराब हो जाते हैं। एक व्हाट्सएप सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि प्लेज की बात कर रहे हैं, अगर किसी ने प्लेज नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और लास्ट में बिल्कुल उसकी इच्छा होती है कि मुझे आई डोनेट करनी है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या बिना उसके आई डोनेशन वो कर सकता है? जी हाँ, प्लेज करना ये आपकी इच्छा है, आपका निर्णय है, पर यदि आप चाहते हैं कि आपके आंखों का दान हो सके, नेत्र दान हो सके, तो बस आपके परिवारजनों को ये बताकर रखना होता है और आपकी मृत्यु के बाद वो किसी भी आई बैंक में कांटेक्ट करेंगे और नेत्रदान हो सकता है। नेत्रदान के लिए प्लेज करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, उसमें सिर्फ उनके नियर रिलेटिव्स जो हैं, उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, पेरेंट हो या बच्चा हो या जो भी निकट संबंधी है, वो यदि ये कंसेंट देता है तो फिर नेत्रदान इन्फॉर्म कर देता है आई बैंक वाले। वो इन्फॉर्म करेगा और कंसेंट देगा जी, तो फिर नेत्रदान हो सकता है। जयपुर से प्रकाश जुड़े हैं कार्यक्रम से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रकाश जी, नमस्कार। लवलीन जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सप्रेम नमस्कार। राजस्थान के जयपुर की हसीन वादियों से प्रकाश झांगड़ बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मैम से ये पूछ रहा था कि जो डोनेट की गई जो आंखें होती है, पर्दा होता है, ये चेचक में गई हुई आंखों में भी कामयाब हो सकता है? चेचक में गई आंखों में अक्सर ऐसा होता है कि पुतली ही अफेक्ट होती है, क्योंकि ये चेचक जो है एक वायरस से होता है, तो वायरस में ज्यादातर पुतली ही अफेक्ट होती है। और इसमें अगर हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करें या हम किसी ने नेत्रदान किए हों और अगर हम उसके किसी डोनर का कॉर्निया लगाएं तो उससे फायदा होगा ही। तो अगर किसी को चेचक हुई है जिसकी वजह से पुतली सफेद हो गई है, तो एक बारी जब ये हील हो जाती है तो हम इसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इससे मरीज को फायदा होता है।
डॉक्टर नर्मदा, जैसे आपने शुरू में बताया था कि कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी, इसके अलावा और बीमारियां होती हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर है या HIV है या कोई और बीमारी, क्या वे लोग भी कर सकते हैं? तो जब भी आई डोनेशन हम लेते हैं तो एक ब्लड सैंपल जरूर लेते हैं जी, और उसमें हम देखते हैं सिफिलिस के लिए, HIV के लिए, और 2-3 और टेस्ट करते हैं हम हेपेटाइटिस के लिए। और अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो वो वाले कॉर्नियाज हम ट्रांसप्लांट नहीं करते, मतलब उसको हम ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसप्लांट नहीं करते, किसी व्यक्ति के नहीं लगाते, लेकिन हम उसे रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन के लिए ले लेते हैं। कॉर्निया लेके फिर लगाने से पहले एक बार टेस्टिंग, एक बार सारे टेस्ट जरूर होते हैं। हर कॉर्निया जिसका हम कॉर्निया लेते हैं उसका हम ब्लड सैंपल भी लेते हैं। दिल्ली नजफगढ़ से बलराम है, उनका सवाल जानते हैं। जी बलराम जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। सवाल पूछिए। मैम मैं मतलब एक तो सरकारी स्तर पे, मतलब ग्रामीण स्तर पे ये सरकार की क्या मतलब जो अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत क्या चला रही है गवर्नमेंट, और एक सवाल और कहना चाहता हूँ, जो किसी को आई डोनेट करना है तो वो कहाँ पे संपर्क करे? इसका सवाल का जवाब दे चुके हैं, लेकिन डॉक्टर राजेश सिन्हा, ग्रामीण क्षेत्र वाली जो बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आई बैंक होते हैं क्या, या उन्हें कहाँ संपर्क करना होगा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है वहां हो सकता है आई बैंक ना हो, पर जो भी नियरेस्ट जो टाउन है वहां यदि आई बैंक है तो वहां पे वो कांटेक्ट करें, और जो भी नियरेस्ट आई बैंक है, कोई मेजर हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है, वहां पे वो कांटेक्ट करें। और वो लोग अगर अस्पताल में भी कांटेक्ट करते हैं तो कई बार वो लोग नियरेस्ट आई बैंक में कांटेक्ट करके उन्हें बता देते हैं, तो उससे नेत्रदान किया जा सकता है। और इन्होंने जो दूसरा पूछा है कि कहाँ आपको संपर्क करना होगा, किसी भी हॉस्पिटल में जाके? बेहतर यही होता है कि किसी आई बैंक में वो कनेक्ट करें अपने आप को, वहां से कांटेक्ट करें। पर यदि आई बैंक से नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं तो कोई अगर बड़ा अस्पताल हो तो वहां भी बात कर सकते हैं, और वहां से भी वो लोग कई बार जो नजदीकी आई बैंक है उससे कांटेक्ट कर लेते हैं। पर बेहतर ये होता है कि आई बैंक में यदि सीधा अगर कांटेक्ट करें तो वो काम जल्दी होगा और वो मतलब सही रहेगा। और निकट परिजनों का भी ये एक दायित्व बनता है कि जब उस व्यक्ति की डेथ हो गई है तो वो उनको तुरंत बताए कि भाई इस व्यक्ति की डेथ हो गई, आई डोनेशन का इसने फैसला किया था, आप आ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल। चांदनी चौक दिल्ली से जय किशन जुड़े हैं कार्यक्रम में, उनका सवाल जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जय किशन जी, सवाल पूछिए। मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आपका टोल फ्री नंबर है, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण प्रधान है, तो ग्रामीणों के में जो गांव हैं अगर वो अपनी दान करना चाहें तो आपका क्या टोल फ्री नंबर वहां तक पहुंचता है? और आसपास कोई ऐसे हॉस्पिटलों की लिस्ट आपने जारी की है जो देहात के लोग भी अपनी आंख को दान कर सकें, क्योंकि दान देने वाले कम हैं और लेने वाले ज्यादा हैं? नंबर एक। नंबर दूसरा, एक मैं अहम सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई अगर जितने भी लोग हमारे यहाँ 1 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट में मर जाते हैं, सरकार उनकी आंख जो है बिना देरी करे उनकी आंख अंगदान के साथ साथ निकाल लेना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि हमारे देश को सबसे ज्यादा फायदा हो सके। ये मेरे क्वेश्चन जी डॉक्टर नम्रता, जैसे आपसे बात हुई थी, टोल फ्री नंबर तो कोई नहीं है, आई बैंक के बारे में देख सकते हैं। ऐसा कोई टोल फ्री नंबर तो नहीं है, पर हम पूरे कोशिश कर रहे हैं आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि एक ऐसा टोल फ्री नंबर जारी हो या 3-4 नंबर जारी हो अगर ज्यादा मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। टोल फ्री नंबर पहले होता था जब तक ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं थे, तो ये हमारा प्रयास इसमें इस विषय में जारी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बिना सरकार कुछ ऐसा जारी कर दे कि हम सबके ले पाए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और कई देशों में ये प्रचलित भी है जी, लेकिन हमारे देश में नहीं है। वेट करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा अच्छा सुझाव है। और घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं, इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हैं, और डॉक्टर नम्रता जैन और डॉक्टर राजेश सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और हमारे तमाम जो सवाल है उनका भ्रांतियां भी दूर की और उनका जवाब भी दिया। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें सुझाव ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।